हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता है, हम केमिकल कैनेटिक्स को काफ़ी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपके लिए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बताता हूं पहले कि अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट को बुक से करोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो जितना भी करो वीडियो के अंदर जो भी आपको करवाया जाता है उसके आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो और साथ के साथ उसको नोट करते जाओ। ओके, अगर आप बुक से करोगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना आपको बताया जाता है, जितना करवाया जाता है, केवल आप उतना ही करें। एग्जाम के अंदर आपको जितना भी करवाया जाएगा वहां से आपका 100% आपका वही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता इस यूनिट के अंदर से। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? देखो, छोटी क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ा था? +1 क्लास के अंदर हमने इतना सा आपको बताया गया होगा किसी ने कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल की एक आउटलेट सी है। ओके, जिसके अंदर क्या है, देखो ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 से लेके यहाँ पर 12 तक की है। ये 13 से, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17, और ये ग्रुप नंबर क्या आपका 18। और एक छोटा सा पार्ट जो होता है टेबल का वो इसके नीचे भी पड़ा होता है। ओके, जो ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड जो है इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 से 12 को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और जो ग्रुप नंबर 17 से लेके ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हमने इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला। तो ये भी हमने पढ़ा था ना कि इनका क्या होता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है? इसका एस सब सेल के अंदर। ठीक है ना, अगर एस आखिरी का इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है तो क्या बोलेंगे उसको? एस ब्लॉक एलिमेंट। यहां पर इन एलिमेंट, ये जो 13 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट जो आपके, इनका लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है किस में एंटर करता है? वो डी सब सेल के अंदर एंटर करता है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? ये क्या आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के जितने भी एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट होंगे उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एंटर करता है? वो पी सब सेल के अंदर एंटर करता है, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? पी ब्लॉक। ओके, और इनका आखिरी का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस में एंटर करता है? वो ये एफ सब सेल के अंदर एंटर करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो 13 से 12 तक के जो है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इनको। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है? देखो, छोटी क्लास के अंदर आपको ये बताया गया था कि जब हम एस से पी की तरफ जब मूव करते हैं तो ग्रुप नंबर 3 से प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है ना। ग्रुप नंबर 3 से प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांजिट होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। बट ये टोटली गलत थी, बिल्कुल टोटली गलत डेफिनेशन आपको बताई गई थी। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आउटर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? n-1 डी 1 से 10। ओके, उसके बाद ns 1 से 2। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक की। ओके, एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी के बेस के ऊपर हम यहां पर इसको डेफिनेशन देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट इन विच n-1
d orbital is not completely filled in ground state or their most common ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, वो एलिमेंट जिनका n-1d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, कहां पर, उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर और उनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लाइक जैसे कि आपके पास क्या होता है, स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इनका होता है 21 होता है। अगर मैं इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा, 3d1 4s2। अब देखो n-1d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं है, क्योंकि d के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहां पर कितने, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, क्या है आपके लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे ही अगर मैं देखता हूं, देखो कॉपर को देखता हूं, तो कॉपर एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29 होता है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसके लिए, 3d10 4s1। हमने देखा कि जो इसकी ग्राउंड स्टेट जो है ना, ग्राउंड स्टेट के अंदर d में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर d में 10 इलेक्ट्रॉन तो कंप्लीटली फुलफिल्ड है ये तो। अब हम क्या देखेंगे, इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2। +2 पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3d9 4s0। ठीक है, 3d9 4s0। अब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कॉपर का d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं है, इसलिए क्या बन गया आपके लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब दोनों के अंदर से, या तो ग्राउंड स्टेट के अंदर या फिर उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लाइक जैसे देखो मैं बोलता हूं आपको जिंक। अब जिंक के लिए क्या है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 30 होगा। अब 30 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसके लिए, 3d10 4s2, कंप्लीटली फील्ड है। अब हम इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव। अब जिंक 2 पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या बनेगा, 3d10 4s0। अब देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है, अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर देखें वहां पर भी कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए हम जिंक को क्या बोलेंगे कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसी तरह से जिंक, मरकरी, कैडमियम, ठीक है, जिंक, मरकरी और कैडमियम, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। क्यों, आपने बिल्कुल आसान सा जवाब देना है कि इसका जो n-1d ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, कहां पर, इन देयर ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर भी और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी इनका d ऑर्बिटल या n-1d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है, इसलिए जिंक, मरकरी और कैडमियम को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम के अंदर, व्हाई जिंक, मरकरी एंड कैडमियम डज नॉट कंसीडर एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपने छोटा सा आंसर देना है कि n-1d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। क्लियर है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलेंगे, जिसका n-1d ऑर्बिटल क्या होगा, पार्शियली फील्ड होगा। ठीक है, फिर कंप्लीटली फील्ड नहीं होगा। कब नहीं होगा, हमने दो कंडीशन यहां पर देखी, ग्राउंड स्टेट के अंदर भी नहीं होगा और वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी नहीं होगा। इन दोनों में से अगर एक कंडीशन को फुलफिल्ड करता है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो गिवन जो एलिमेंट है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है।
ठीक है, दोनों में से किसी भी कंडीशन को फुल सेटिस्फाई नहीं करता तो वो क्या होगा, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल आसान है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोला जाता है। तो अभी हम कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर से कुछ एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से लिखना आपने इसको। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 3D सीरीज, मीन्स कि जिसका आखिरी का जो n-1 डी ऑर्बिटल हो कौन सा आपका 3D के अंदर आता हो। तो इसके अंदर देखो क्या होगा आपका सक टे वी कर मन फी को नी को जन। आपने याद रखना इसको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये क्या आपका जिंक। एटॉमिक नंबर क्या हुआ देखो इसके लिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये क्या होगा आपका 30। ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए यहां पर एक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहता हूं तो स्कैंडियम के लिए क्या होगा 3D1 4s2। टाइटेनियम के लिए क्या होगा 3D2 4s2। ये आप प्लस वन क्लास के अंदर अच्छे से सीख चुके हो। वनेडियम के लिए क्या होगा 3D3 4s2। क्रोमियम के लिए देखो क्या होगा 3D4 4s2। बट क्रोमियम का जो होता है वो क्या होता है एक्सेप्शनल केस होता है। ये 3D4 4s2 ना होकर के क्या हो जाता है ये, अब देखो अगर D को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो D की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए D क्या करता है S का एक इलेक्ट्रॉन को खुद अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो क्या बन जाता है इसका 3D5 4s1। एक्सेप्शनल केस है, याद रखना इसको। मैंगनीज के लिए क्या होगा 3D5 4s2। ठीक है ना। उसके बाद आयरन के लिए क्या होगा 3D6 4s2। कोबाल्ट के लिए क्या होगा 3D7 4s2। निकल के लिए क्या होगा 3D8 4s2। फिर से अगेन एक्सेप्शन कॉपर के अंदर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था 3D9 4s2। बट होता क्या है वापिस से अगर S का एक इलेक्ट्रॉन D के अंदर चला जाए तो D की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो क्या बन जाता है इसका 3D10 4s1। जिंक के लिए क्या होगा 3D10 4s2। ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी पड़ेगी बच्चों। देखो ठीक है, ये तो आपने याद रखनी पड़ेगी, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात इसके अंदर नहीं है। उसके बाद देखो अगली सीरीज हम करते हैं 4D सीरीज। ठीक है, 4D सीरीज। 4D सीरीज को याद कैसे रखेंगे आप, ठीक है ना। 4D सीरीज को हम किस तरह से याद रखेंगे ये चीज देखें। इसको हम लिखेंगे यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहें पड़े अगर कोई। ठीक है ना, सॉरी कैडमियम। ठीक है ना, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहें पड़े अगर कोई। लिख देते इसको नीचे इसके लिए यारी जरा निभाना कब तक मौत तक। ठीक है ना, रुकावटें राहें पड़े अगर कोई। ठीक है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जस्ट इस लाइन के हिसाब से इन एलिमेंट की सीक्वेंस को याद रखना आपने। ठीक है ना, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राहें पड़े अगर कोई। ठीक
ठीक है ना। ये ट्रेबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नेटियम, और उसके बाद क्या है आपका ये रुथेनियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। इनके अंदर आपने सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रखनी है। अब देखो 3D से 4D की तरफ जब आते हैं तो यहां पर 18 एलिमेंट इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो 21 के अंदर 18 में ऐड कर देता हूं तो कितना बना इसका एटॉमिक नंबर 39, ठीक है। तो ये ट्रिटियम का कितना बना 39। उसके बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और कैडमियम कितना बना आपका 48, ठीक। कितना बन जाता है आपका 48 अप टू कैडमियम। तो उसके बाद देखो इसके अंदर आपने किस किस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये 3 एलिमेंट है पर प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखनी है। जैसे कि प्लेटिनम कितना होता है 4d10 5s0, सिल्वर कितना होता है 4d10 5s1 और कैडमियम कितना होगा 4d10 5s2, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से आपको मस्ट बी लर्न होनी चाहिए, इसकी प्लेटिनम, सिल्वर और कैडमियम। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 46, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 3d10 5s0। ऐसे ही सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 3d1 5s1, सो सॉरी 4d10 5s1। कैडमियम की क्या होगा 48 एटॉमिक नंबर, तो 3d10 5s2, ओके। तो ये होगा आपके लिए 4d सीरीज। उसके बाद 5d सीरीज को कैसे लर्न करेंगे देखो। तो 5d सीरीज के एलिमेंट लिखते हैं हम ला, हफ, ता, वरना, रे, ओसामा से, ईरान में, पिटवाऊंगा, ठीक है। ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा से, ईरान में पिटवाऊंगा, ठीक लिख लेते हैं लोग। ला इन दोनों के लिए, हफ्ता इन दोनों के लिए, वरना, रे इसके लिए, ओसामा से, ये ईरान में, इसको क्या लिखेंगे इस पूरे को लिखेंगे हम यहां पर पिटवाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके यहां पर ये एलिमेंट याद हो जाते हैं। यहां से आपने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप याद रखो देखो। तो यहां से आपने प्लेटिनम के लिए रखना है केवल, ठीक है ना। यहां से आपने प्लेटिनम को एक एक्सेप्शनल केस के तौर पर यहां पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल वही होगा जो आप लिखते आ रहे हो। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। 4d से 5d की तरफ जो आप चलते हो तो 18 एलिमेंट यहां पर ऐड हो जाते हैं। तो 18 से कितना बना यहां पर इसका 57। फिर लेंथेनम के ऊपर एक स्टार लगाया और मैंने बोला कि लेंथेनम से हाफनियम के बीच में 14 एलिमेंट ऐसे आते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन F सबसेल के अंदर जाता है, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है F सबसेल के अंदर जाता है। इसलिए उन एलिमेंट को यहां से निकाल करके नीचे जो आपका F सबसेल F लोग जो होता है वहां पर पुट किया जाता है, जिसका नाम क्या होता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। वो 5d से 6d में जब चलेंगे तो वहां पर एक्टिनॉइड आ जाता है। तो 14 एलिमेंट यहां पर आ जाते हैं। कौन कौन से एटॉमिक नंबर 57 से लेकर ना एटॉमिक नंबर 71 तक के जो एलिमेंट हैं वो कहां पर चले गए आपके लेंथेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल देता हूं, ये क्या बन गया आपका यहां पर एक बन गया आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या बना आपके लिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो 58 से 71 तक के तो एलिमेंट किसमें चले गए आपके लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर, बन क्या गया वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे 71 से क्या हो गया आपका 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79 और ये 80। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर इन सभी एलिमेंट का। उसके बाद प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखना, जो क्या होगा, प्लेटिनम का क्या होगा 5d9 6s1। एक्सेप्शन कैसे कितना है, 5d9 6s1। तो ये थी आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके अंदर आपने 3d 4d 5d 6d की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए आप उसको याद नहीं रख सकते। तो आपके अगर 3d सीरीज के एलिमेंट, 4d सीरीज के एलिमेंट, 5d सीरीज के एलिमेंट, इनका एटॉमिक नंबर और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी आपको लिखवाई है उतनी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या रखोगे, इसकी याद रखोगे। ओके, तो नोट करो एक बार इसको। यहां पर लिख लेना आप एक बार, इसके लिए और इसके लिए, कि ऐसा क्यों होता है कि एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d and ns is very low, hence electron can easily ट्रांसफर बिटवीन देम। ठीक है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजिली इन दोनों के बीच में ट्रांसफर कर लेता है। इसलिए क्या हो गया, आपका एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में चला गया, यहां पर भी क्या हुआ, एस से किस में चला गया, वो डी के अंदर चला जाते हैं। क्लियर है ना? तो ये उतारो एक बार जल्दी से। ओके, उतार लिया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये +1 क्लास के अंदर आपने काफी अच्छी तरह से पढ़ा था, बट फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, इसको हम क्या लिखते हैं, शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू दिस effective nuclear charge decrease on outer electron। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव जो न्यूक्लियर, जो रियल का जो अट्रैक्टिव फोर्स जो था वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। किसके कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। ओके, तो देखो कौन कौन से चेंज इसके अंदर आते हैं, चेंज क्या क्या आते हैं। अगर if screening effect is high, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हाई होगा तो देखो क्या हुआ, ये आपकी न्यूक्लियस होगी। ठीक है, ये यहां पर क्या है, इनके इनर इलेक्ट्रॉन, और ये इसका क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन। अब देखो दो अट्रैक्टिव फोर्स यहां पर काम करती हैं। न्यूक्लियस इस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करती है, और जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको क्या करते हैं, यहां से रिपेल करना शुरू करते हैं। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, शील्ड अच्छी तरह से कर ले, अच्छी तरह से उसको ढक लेते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है, एज इट इज रहता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होने के कारण रिपल्सिव फोर्स का रिजल्ट बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है, न्यूक्लियस से दूर जाना शुरू हो जाता है। ओके, न्यूक्लियस से दूर जाना शुरू हो जाता है, तो रिजल्ट क्या हुआ, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होता है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। क्लियर है ना? सेकंड कंडीशन के अंदर क्या बोलते हैं, इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट
इज लो। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट लो, अच्छी तरह से इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, ये न्यूक्लियस, ये इनर इलेक्ट्रॉन, ये आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम वही फोर्स काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी करेंगे। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, ठीक है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, तो जो रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी नजदीक आ जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, एटॉमिक साइज क्या हो गया, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। क्या हो गया, एटॉमिक साइज डिक्रीज। ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये चीज आपने क्या है यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, इसको याद रखो। ओके, याद रखेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जब इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को स्ट्रांगली सील्ड कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिसके कारण बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम हो जाता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, वहां पर जहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है वहां पर एटॉमिक साइज भी कम हो जाता है। क्लियर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, देखो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके पास होते हैं। उसके बाद पी, उसके बाद डी, और सबसे कम किसका होता है स्क्रीनिंग पावर, एफ का। एफ का जो स्क्रीनिंग पावर होता है, जो शील्डिंग पावर जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल जीरो के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। इसलिए ये न्यूक्लियस को अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाता, तो इसके जब जहां पर एफ ऑर्बिटल की एंट्री होती है वहां पर साइज हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यही चीज जब हम आगे स्टडी करेंगे। क्लियर है, नोट करो इसको एक बार। तो देखो हमने पीछे पढ़ा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें हम लिखेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम 4D सीरीज टू 5D series, then last electron, then after lanthanum 14 element, in 14 element last electron enter into the F subcell, ठीक है। The screening effect of F subcell is very low, due to which atomic size सडनली डिक्रीज, ठीक है, अचानक से एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। जब हम 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ चलते हैं तो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट ऐसे आते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल के अंदर एंटर करता है। एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण उनका साइज जो होता है, 14 एलिमेंट का जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस डिक्रीज इन साइज को हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कई बार ये पूछ लेता कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है, तो मल्टीपल चॉइस के अंदर आता है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है, 4F के कारण। किसके कारण होता है, 4F के कारण। ऐसी ही सेम डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए।
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सेम यही चलेगा, बस यहां पर किसमें हम 5D सीरीज से किसकी तरफ मूव करते हैं, 6D सीरीज की तरफ मूव करते हैं। जब 5D से 6D की तरफ जब जाते हैं तो सेम वही बात रहेगी इसके अंदर भी कि एक्टेनम के बाद 14 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल के अंदर एंटर करता है, जिसके कारण साइज एकदम से डिक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बस फर्क क्या होगा कि यहां पर तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता था, 4f के अंदर, तो यहां पर कहां जाएगा वो 5f के अंदर। तो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5f के कारण होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4f के कारण होता है। क्लियर है, नोट करो इसको। तो सडनली जो डिक्रीज होता है साइज के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो देखो एक बार इसको साफ कर दें। ओके, ठीक है, तो ये था एक स्टार्टिंग पॉइंट हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट का, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, इनके एटॉमिक के नाम, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ के साथ इसके कुछ एक्सेप्शनल केस थे जो कि हमने यहाँ पर डिलीवर किए आपके सामने। ओके, उसके साथ के साथ हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का साइज के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सब हमने पढ़ा है अच्छी तरह से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।